हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व को हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो फिलहाल हम इसमें एक लेक्चर आपका देख चुके हैं और सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था जो हमारा मेन चैप्टर था औद्योगिकरण का। जो हमारा मेन चैप्टर इसको हम पढ़े थे उसमें कुछ सब यूनिट्स हैं जिनको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो इसी में आपको एक क्लियर करके एक चीज साफ पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी में हम देखे हैं औद्योगिक क्रांति से पहले क्या देख चुके हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले की जो चीजें हैं उनको हम लोग आपका इसमें एक एक करके गौर करके सारी चीजों को देख चुके हैं। क्लियर है। तो यूरोप में कैसे औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, क्या उसका प्रभाव था, कैसे जो समाज है या देश है औद्योगिक के प्रभाव में आ रहे थे, आप इस समय को बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई डाउट क्वेरी बनता है फिर उसके बाद हम लोग क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे इसमें। तो एक बार देख लें फिर हम आगे चलते हैं। देख लिया आप लोगों ने। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इतना हमने देखा, यहां तक इसमें गौर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार जो कुछ काम करते हैं या कुछ हाथ से बनाने का हुनर रखते हैं, सौदागर के लिए काम करने लगे हैं। जैसे कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है कि यह ऐसा समय है जहां खुले खेत खत्म होते जा रहे थे, यानी कि जो खुले हुए खेत थे वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे आपके समाप्त हो रहे थे। ठीक। और कॉमन्स की बाड़ाबंदी आपकी जारी थी। अब अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीन, जलावन की लकड़ियां, बोरियां, सब्जियां, भूसा तथा चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत आपके ढूंढने लगे थे। क्या कह रहे थे कि उनको कुछ आमदनी के आपके नए स्रोत मिल जाएं, इन पर वो आपका बेसिकली टिके हुए थे। ठीक। लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां गए तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी की रकम दे दी, तो किसान फौरन तैयार हो गया। सौदागर के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते अपने छोटे खेतों में संभाल कर आदि औद्योगिक उत्पादन में होने के लिए खेती करने सिमट आया। अब उन्हें पूरे परिवार की श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका मिला। क्या हो गया, जितना भी पूरा श्रम संसाधन था उस पूरे श्रम संसाधनों का उन्हें जिस तरह से बेनिफिट्स या लाभ मिलना चाहिए वो उनको मिला। इस व्यवस्था से शहर और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे लेकिन उनके लिए काम ज्यादा देहात में चलता था। इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसायी, ठीक, और स्टेक्स ऊन खरीदते थे, ऊनी कतरनों वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उन्हें बुनकर फॉर्जल और रंग समाज के पास ले जाते थे। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी और इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाता था। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान का नेटवर्क का हिस्सा थी। इस सौदागर को नियंत्रण और चीज का उत्पादन रखने की बजाय घरों में था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में सौदागर 20 से 25 मजदूरों को काम करवाते थे। इसका मतलब यह था कि कपड़े के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। क्या थे कि जो काम करने वाले मजदूर है, सैकड़ों सौदागर थे, वो आपका काम करते थे।
इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले और उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं शताब्दी के आखिर में हुआ। कपास कॉटन का एक नया युग प्रतीत था। 19वीं सदी के आखिर में कपास में उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चा कपास का आयात करता था। 1787 में आयात बढ़कर 220 लाख पौंड पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिमाण था। कह रहे जिस तरह से चीजें बदल रही थी, ये चीजें क्या कर रही थी, हमको नई नई चीजों का नई जो आपका इजाफा था, ये बदलाव हमको दिखाई दे रहे थे। और कह रहे कि सारी प्रक्रिया हमें इन बदलावों के दौर में एक एक करके क्या थी, बहुत अच्छे से दिख रही थी। तो कारखानों का जो उदय हो रहा था, उदय कब माना गया? 1730 में। कारण आप लोग देख चुके हैं, शताब्दी आप लोग देख चुके हैं, प्रॉपर तरीके का जो वैलिड रीजन है वो आप देख चुके हैं, क्या स्थिति है। तो एक बार इस पर नजर दौड़ाइए, कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, फिर मैं इसमें जो है आगे बढ़ जाऊंगा चैप्टर में। आप एक बार देख लीजिए, गौर कर लीजिए पूरे चैप्टर पर, ठीक, फिर हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्हें उत्पादन प्रक्रिया के हर एक चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा था। इसके बाद रिसर्च आर्कर्ड ने सूती कपड़ा मील की रूपरेखा सामने रखी। अब भी कपड़ा उत्पादन आपका पूरे देहात में फैला हुआ था। यह लोग अपने अपने घर में ही जाते थे, लेकिन महंगी नई मशीनरी खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जाता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाओं में एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया में निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया। जब तक उत्पादन गांव में से हो रहा था, तब तक सारे काम संभव नहीं थे। कैसे नहीं थे? संभव नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड में भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गया। कैसा बन गया? जो भूदृश्य है, उस भूदृश्य का एक अभिन्न अंग के रूप में हमारे सामने जो है आपका निकल कर आया था। ठीक, ये नए कारखाने इतने विशाल और इतनी प्रौद्योगिकी की ताकतवर, इतनी जुदाई दिखाई देती है कि उस समय के लोगों को आंखें चुंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रहता था। वे इस बात को मानो कि भूल ही जाते थे कि उनकी आंख में ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन कैसा है आपका चालू है। ठीक, ये लोग भूल जाते थे। अब इसी में जो अगला यूनिट है 1.2 है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग तक ही विकसित करना सीमित था? अब एक इमेज आपके सामने है, इस इमेज को थोड़ा सा आप गौर करके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये आपको देखना है। औद्योगिक मैनचेस्टर एम जनकर ने एक चित्र बनाया था, धुआं छोड़ती चिमनियां। अब देखिए, ये सब जो आपकी चिमनियां हैं जितनी इसमें दिखाई दे रही हैं, ये सब आपका धुआं छोड़ रही हैं। गौर करके देखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको? देखिए, सबसे पहले सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे पहले फूलते फलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक और औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा स्टील उद्योग आगे निकला। 1840 के दशक में इंग्लैंड में, 1860 के दशक में उसके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन ने लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य 7.7 करोड़ रुपए पाउंड हो गया था।
यह राशि इंग्लैंड के कपास और निर्यात के मूल्य से कैसी थी? आपका दुगनी रही। कैसी रही? निर्यात कपास की जो चीजें थी इनसे आपका दुगनी रही। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से हाशियों पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र को काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों से होता था। तीसरा, यदि परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और उद्योग से तय नहीं थी, लेकिन यह परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में नहीं थे। उद्योग प्रसंस्करण, निर्माण, पटरी, कांच के सामान, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन से बहुत सारे गैर मशीनरी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही आपका परिमाण थी। 4th नंबर है आपका औद्योगिक बदलावों की गति धीमी थी। भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से फैल रहे थे। यह तकनीकी महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल में सवाल फूंक फांक कर कदम बढ़ा रहे थे। मशीनें अक्सर खराब होती जा रही थी। उनकी मरम्मत काफी खर्चा आता था। वे उतनी ही अच्छी नहीं थी जितनी उनके आविष्कार और निर्माताओं का आपका दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के उन इंजन का एग्जाम्पल लें। जेम्स वॉट ने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1871 में नए इंजन के पेटेंट कराए। इस मॉडल का उत्पादन करके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू डबल ने किया। सालों में कोई खरीदार नहीं था, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में पूरे भाप के इंजन में सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन उद्योग में, बाकी खनन और नहर लोहा आयास में इस्तेमाल किए जाते थे। इसी उद्योग से भाप के इंजन का इस्तेमाल काफी समय बाद भी नहीं हुआ, यानी मजदूरों के उत्पादन की क्षमता में कई गुना बढ़ाने का संभव सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी अपनाने में उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। यानी कि क्या इन सब का प्रयोग किया जाए? जितनी टेक्नोलॉजी है हम उनका प्रयोग लें, उनको उपयोग में करें। इन उपयोग में लाने के लिए जो उद्योगपति थे ना, वो क्या कर रहे थे? बड़े हिचकिचाहट में थे, असमंजस में थे। क्या हमें रेल के इंजन का प्रयोग करना चाहिए या फिर जिस तरह से लेबर पावर हम लोग यूज कर रहे हैं उसी तरह को आगे कंटिन्यू रखा जाए? तो इस तरह के ना जाने कितने इस्तेमाल उनको आज भी आपस में परेशान कर रहे थे। क्लियर है? कैसे थे? बहुत आपसी जो था तालमेल थोड़ा सा उनका ठीक नहीं था। आपसी तालमेल वो बैठा नहीं पा रहे। ठीक, और आपसी तालमेल ना बैठाने की वजह से ही ये सारी दिक्कतें, ये सारी जो आपकी परेशानियां हैं, ये उनको झेलनी पड़ती। तो इतना तो आप जो है गौर करके, अगला है हाथ का श्रम और भाप शक्ति। दूसरी यूनिट है इसमें हाथ का श्रम और भाप शक्ति को हम लोग इस लेक्चर के जो है अंतर्गत आपका देख रहे हैं। तो पहली यूनिट में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में श्रम शक्ति का कोई कमी नहीं थी। यानी कि जब तक विक्टोरिया टाइम पीरियड रहा, विक्टोरिया महारानी थी, उस समय लेबर पावर में कोई इतनी कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप जानेंगे कि जब श्रमिकों को बहुतायत होती थी तो वह वेतन गिर जाते थे। इसलिए उद्योगपति को श्रमिकों की कमी या वेतन की मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। मद मतलब वस्तु है।
उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए, जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला हो। ठीक, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती रही। ठीक, गैस घरों में, शराब खानों में जाड़ों के दौरान खास काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडर और प्रिंटरों को दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत, साफ सफाई और सजावट का काम भी जोरों से किया, और जिन्हें आपको उद्योग के मौसम के साथ उनको टिकना था। क्या स्थिति है? अब इस इमेज को थोड़ा सा गौर करके आप एक बार देख लें। काम की तलाश में निकले लोग, द इंटेलिजेंस, द न्यूज में कुछ लोग छोटी मोटी चीजों को बेचते, अस्थायी काम करते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर आपको भटकते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये इमेज आपके सामने है। आप इस इमेज को गौर करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो जितना हमने पढ़ा है एक बार इसको देख लीजिए। कुछ क्वेरी है, कुछ प्रश्न है, आप मुझसे पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हो गया आपका? चलिए, अब कह रहे हैं घटता बढ़ता रहता था, जहां उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादन केवल हाथों से ही आपके तैयार किए जाते थे। मशीनों से एक से ज्यादा किस्म के उत्पादन में बड़ी संख्या में बनाए जाते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजें काफी महंगी रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े 500 तरह के हथौड़े और 45 प्रकार की कुल्हाड़ियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इनकी एक आपकी कुशल निपुणता की क्या होती थी, आपकी जरूरत इन्हें होती थी। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देख सकते हैं बच्चों। तो आज फिलहाल हम जो है अपने लेक्चर को इतना ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हैं, आप उनको देखें, आप अपने सारी क्लासों को अच्छे से कंटिन्यू करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।